हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है राजा किसान और नगर। जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उसी तरीके से सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। अगर आप लोग पहला चैप्टर को नहीं देखे तो उसको जाके देखें, इससे क्या होगा, ये चैप्टर में आपको और ज्यादा मजा आएगा क्योंकि सारी चीजें रिलेटेड है वो फर्स्ट चैप्टर से ही है। ठीक है, और नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले थ्योरी को पढ़ेंगे यानी कि चैप्टर एक्सप्लेनेशन को करेंगे, उसके बाद ही जो है दोस्तों इसका क्वेश्चन आंसर आप करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो है सभी क्वेश्चन लगभग सोल्व हो जाएगा 90% तक। ठीक है, अगर आप लोग थ्योरी को पढ़े हुए रहेंगे तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं, वो कब से कब तक चला था दोस्तों। तो वो चला था आपका 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक। तो पहले हम लोग एक चीज और जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता थी, लेकिन वैदिक सभ्यता वहीं पे गांव वाले यानी कि एक प्रकार का ग्रामीण सभ्यता थी। ये कैसे हो गई, तो देखिए शुरू में जैसे कि मोहनजोदड़ो जैसे सिटी था, बड़ा बड़ा सिटी, हड़प्पा जैसा बड़ा बड़ा शहर था। कहां पर, इसमें हड़प्पा सभ्यता में। और ये हड़प्पा सभ्यता में बड़ा बड़ा शहर फिर इतना बर्बाद हो गया, इतना एक तो जानते हैं इसका खत्म होने का कारण एक प्राकृतिक कारण था और एक मौर्य वंश के द्वारा जो इस पर आक्रमण किया गया था। लेकिन ये खत्म होने के कारण धीरे धीरे क्या हो गया, गांव में तब्दील हो गया, गांव में बदल गया। ठीक है, अब हम लोग एक और चीज जानते हैं, ये होता है लौह युग, यानी कि लोहा का जो प्रयोग है वो हड़प्पा सभ्यता में नहीं होता था। लेकिन क्या हुआ, जब हड़प्पा सभ्यता का खत्म हुआ, कब हुआ वो 1900 ईसा पूर्व को जब इसका पतन हुआ, हड़प्पा सभ्यता जब खत्म हुआ तो उसके बाद ये जो छोटे छोटे गांव में बट गए और बहुत गरीब हो गया। पहले अमीर था, पढ़ा लिखा था, शहरी था, और बहुत गरीब हो गया, ग्रामीण हो गया, गांव जैसा हो गया। और ग्रामीण सभ्यता इसीलिए इसको बोलते हैं। और मतलब कि गाय भैंस वगैरह ये सब पालने लगे। ठीक है, तो इस बीच एक अच्छा चीज क्या हो गया, ये लोग इन लोगों को जो है लोह यानी कि लोहा का ये लोग खोज कर लिया। किसने, आपका यहाँ पर वैदिक सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हड़प्पा सभ्यता का एंड हुआ तो उसके बाद जो है इसमें वैदिक सभ्यता आया और वैदिक सभ्यता के लोग जो है वो लोहा का खोज कर लिया। अब ये लोहा का खोज करने से क्या हुआ, जो छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए लोग थे, छोटे छोटे यानी कि बिखरे हुए लोग थे, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता बड़ा था लेकिन वहीं पे छोटे छोटे जो गांव थे, वो गांव में धीरे धीरे क्या हुआ, लोहा का जो ये लोग प्रयोग करने लगा। तो ये लोहा से ये लोग क्या हुआ, अपने आप को उभरने लगा और ये लोग बहुत शक्तिशाली होने लगा और लोहा का प्रयोग करके ये लोग खेती करने लगा। पहले ये लोग खेती ज्यादा नहीं कर पाता था, लेकिन लोहा का प्रयोग करके ये लोग जो है खेती करने लगा और धीरे धीरे खेती करते करते बहुत अमीर बनने लगा। ठीक है, अब इतना ये होने लगा कि इन लोगों के बीच आपस में ही आक्रमण हो गया। जो छोटे छोटे मतलब कि शहर बोल सकते हैं, कबीला बोल सकते हैं, तो ये छोटे शहर बहुत बड़े कबीले के रूप में उभर कर आए और इन लोगों के बीच आपस में ही आक्रमण होने लगा। अब आक्रमण जब होने लगा तो उसी समय बना पद, हम लोग जो पढ़ते हैं महाजनपद, 16 महाजनपद, तो उसी समय ये 16 महाजनपद बना। ठीक है, तो हम लोग कैसे करके हुआ, तो लोहा का सबसे पहले खोज हुआ। लोहा का खोज होने के बाद इसी का प्रयोग से लोग खेती बाड़ी करने लगा। खेती बाड़ी करने के बाद फिर ये लोग धीरे धीरे उभरने लगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता का, वो 2600 से लेकर 1900 था। फिर आपका यहाँ पर ये जो है 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक आपका चला था वैदिक सभ्यता। अब इसी के बारे में हम लोग कंप्लीटली डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं धीरे धीरे लोहा का जो विकास होने लगा, तो जिससे कि ये लोग खेती बाड़ी होने लगा, खेती बाड़ी होने से ये लोग उभरने लगा। फिर ये लोग जो है, पहले तो जनपद था, जन का मतलब होता लोग, पद का मतलब होता पैर, यानी कि लोग जहां पर पैर रख दिया वही जगह ये लोग का हो गया। ठीक है, तो ये लोग जनपद में था। फिर धीरे धीरे और उभरने लगा, लोहा का और खोज होने लगा और खेती होने लगा, ये लोग और उभरने लगा और फिर धीरे धीरे लोग महाजनपद के रूप में निकल गया। ठीक है, महाजनपद मतलब हम लोग डिस्ट्रिक्ट होता है, जैसे कि जिला होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, उसी तरह महाजनपद होता है। तो ये लोग धीरे धीरे जो है जनपद को महाजनपद में बदल दिया, ये लोहा के कारण, ये खेती बाड़ी के कारण। ठीक है, तो बहुत काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजे के साथ पढ़ेंगे। पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पे रहेगा आपका, चाहे जो भी बोर्ड में एनसीईआरटी चलती हो, जैसे कि बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया। ठीक है, जितना भी बोर्ड में एनसीईआरटी बोर्ड चलता है सभी चैप्टर को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो राजा किसान और नगर आपका सेकंड चैप्टर का नाम है। नोट्स जो आपको बनाना है दोस्तों, तो वो आपको कॉपी कलम लेकर के सभी पॉइंट को नहीं लिखना, बहुत पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है और बहुत पॉइंट है जो कि आपको लिखना है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लिए लंबे समय में उपमहाद्वीप की विभिन्न भागों पर कई तरह के विकास हुए। यह समय काल था जब सिंधु और इसकी उप नदियों के किनारे बसे लोगों द्वारा, और देखिए हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं, सबसे मेनली जो पढ़ने वाले हैं वो मगध के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे महाजनपद जैसे उभरा, 16 महाजनपद था, 16 महाजनपद में भी कोई महाजनपद होगा जो कि बहुत शक्तिशाली होगा, तो उसमें से एक था मगध के बारे में हम लोग काफी डिटेल के साथ पढ़ने वाले, बहुत मजे के साथ पढ़ने वाले। देखिए, तो हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे समय में उपमहाद्वीप की विभिन्न भागों पर कई तरह के विकास हुए। समय काल जब सिंधु और उसकी उप नदियों के किनारे बसे लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इसी काल में जो है ऋग्वेद का भी रचना हुआ था। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुरानी वेद है, तो इसी मतलब वैदिक सभ्यता में इसका रचना हुआ था। और वैदिक सभ्यता इसीलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि इसकी जानकारी जो है, यानी कि सभ्यता की जानकारी हम लोगों को वेदों से प्राप्त हुई थी, इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने वैदिक सभ्यता रखा। ठीक है, अब देखिए
कृषक बस्तियां उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक में अस्तित्व में आई। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद जो है 1500 वर्षों के लिए, यानी कि कब से कब तक, 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक जो है आपका चला था ये सारी चीजें वैदिक सभ्यता, फिर ये भी खत्म हो गई। ठीक है, चलिए अब हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते जाते हैं, तो अब आपको चीजें जो है समझ में आएगी, क्लियर होते जाएगी। एक है प्रिंसेप और एक है प्रियदर्शी। ये क्या होता है इसको समझते हैं। तो 1830 ईस्वी में भारत अभिलेख विज्ञान में एक प्रगति हुई। भारत अभिलेख विज्ञान में एक, अभिलेख मतलब क्या हो गया, एक प्रकार का थ्योरी, एक प्रकार रिकॉर्ड बोल सकते हैं। रिकॉर्ड यानी कि जो रिकॉर्ड किया हुआ रहता है, जैसे हम लोग अभी ऑडियो रिकॉर्ड करते तो उस समय लिखा हुआ रिकॉर्ड रहता था। ठीक है, तो 1830 ईस्वी में भारत अभिलेख विज्ञान में एक प्रगति हुई। इस काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी जिसका नाम है जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टो लिपि का मतलब निकाला। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे 1830 ईस्वी में जैसे कि कोलकाता में आया था सबसे पहले, और इन लोगों ने क्या किया, जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप ने, वो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का जो है मतलब निकाल दिया, जो कि वैदिक सभ्यता में इसका यूज हुआ था। ठीक है, इन लिपियों का प्रयोग जो है सर्वप्रथम अभिलेखों और सिक्कों में किया गया। सर्वप्रथम कहां पर किया गया, अभिलेख में और एक सिक्कों में, सिक्का जो होता है। उसके बाद प्रियदर्शी का अर्थ होता है मनोहर मुख आकृति वाले राजा का नाम। प्रियदर्शी का अर्थ होता है मनोहर मुख आकृति वाले राजा का नाम। ठीक है, मनोहर मुख आकृति वाले मतलब एक प्रकार का बोल सकते हैं कि उसका जो चेहरा वगैरह बहुत अच्छे से बनाया होगा, मुकुट वगैरह लगाया होगा, तो यही है प्रियदर्शी का अर्थ। ठीक है, कुछ अभिलेखों पर राजा के नाम अशोक भी लिखा है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक था, और यही अशोक के बारे में हम लोग सबसे ज्यादा इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिप और प्रियदर्शी का मतलब आपको अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन प्रियदर्शी का मतलब समझ में आ गया कि इसका जो अर्थ होता है वो होता है मुख आकृति वाले राजा का नाम। और सर्वप्रथम किसने ये किया था, तो इसका नाम है दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जिसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। इसी ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का मतलब निकाला था। ठीक है, अब आगे देखिए, भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की पुनर्रचना के लिए अलग भाषा पर लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। और भारतीय भी और यूरोपीय विद्वानों ने भी, दोनों जो है शासन करने वाले प्रमुख राजवंश, जो उस समय राजवंश हुआ करते थे, तो उन लोगों को समझने के लिए अलग अलग भाषा का प्रयोग किया, अलग अलग अभिलेख का ग्रंथों का उपयोग किया। ठीक है, 20वीं सदी के शुरू के दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का सामान्य चित्र बनकर तैयार हो गया। अच्छा, 20वीं सदी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जैसे कि अभी चल रहा है 21वीं सदी। 21वीं सदी का मतलब क्या हुआ, एक सदी जो है 100 साल का होता है। ठीक है, तो जैसे कि अभी 2000 चल रहा है, 2021 चल रहा है, तो ये हुआ 21वीं सदी। मतलब 21 की वजह से 21वीं सदी नहीं, अगर 22 भी चलेगा तो भी 21वीं सदी तेज चलेगा, क्योंकि 100 साल का होता है। ठीक है, जब 1900 चलता था तो उस समय 20वीं बोलते थे, जब आपका 2100 करके चलेगा तो उस समय हम लोग बोलेंगे क्या, 22वीं सदी। ठीक है, एक सदी जो है हमेशा आगे बोलना पड़ता है। तो 20वीं सदी के शुरू के दशकों में, 20वीं सदी का मतलब हो गया कि यानी कि ये घटना जो है वो 1900 में हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए 20वीं सदी के शुरू के दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का सामान्य चित्र बनकर तैयार हो गया। अब प्रारंभिक राज्य क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। स्टार्टिंग स्टेट चैप्टर अभी सब कुछ आएगा, जितना भी बोले ना सब कुछ आएगा, मजे के साथ आएगा। छोटा छोटा पॉइंट आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ, इसलिए पढ़ाना हम लोगों का मजबूरी बना हुआ। देखिए प्रारंभिक राज्य, प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को महत्वपूर्ण परिवर्तनशील काल अथवा समय माना जाता है। प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को महत्वपूर्ण, क्योंकि ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन लोगों का एक प्रकार का, यानी कि इन धर्म का जो है बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ था, और महावीर, भगवान बुद्ध, ये लोग थे जो इसी समय आए थे 6ठी शताब्दी में। इसीलिए इसको एक प्रकार का महत्वपूर्ण परिवर्तनशील काल अथवा समय माना जाता है। इस समय अर्थात काल में अक्सर आरंभिक राज्यों और नगरों को लोहे के बढ़ते इस्तेमाल और सिक्के के साथ जोड़ा गया। इसी काल में बौद्ध और जैन सहित अलग अलग दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक राज्य। तो प्रारंभिक राज्य के बारे में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, आपको आंसर यही देना है, और इसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 5 में मजे के साथ। ठीक है, अब देखिए बौद्ध और जैन के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि छोटा छोटा जो कबीला था वो पहले जनपद बना, फिर और धीरे धीरे उभरते गया, शक्तिशाली बनते गया, महाजनपद के रूप में गया, और ये 16 महाजनपद हो गया। 16 राज्यों में ये उल्लेख प्राप्त होता है। लेकिन महाजनपद की सूची एक समान नहीं है, तथा वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, अवंती तथा गंधार जैसे नाम अक्सर मिलते हैं। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये 16 टोटल, एक बार चेक कर लेते हैं आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं। ठीक है, कभी कभी होती है। हाँ देखिए, तो जैसे कि मैंने बताया कि भाई 16 महाजनपद हुआ था, तो 16 महाजनपद भी कोई महाजनपद जो वो इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि शहर होता है आपका, डिस्ट्रिक्ट होता है, जिला होता है। तो जैसे कि बिहार का ही एग्जांपल ले लेते हैं एग्जांपल, तो पटना है, पूर्णिया है, भागलपुर होती है, ये सब में सबसे ज्यादा ऊपर कौन है, पटना है। तो उसी तरीके से उस समय महाजनपद में जो है एक वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, अवंती तथा गंधार जैसे नाम अक्सर मिलते थे। यानी कि ये लोग जो है, ये सब जिला जो है, ये सब महाजनपद जो है अक्सर फेमस था, और यह महाजनपद महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते थे। अधिकांश महाजनपद
पद पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध महाजनपद राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का हर व्यक्ति राजा कहलाते थे। ठीक है, तो अधिकांश महाजनपद पर किसका, अधिकांश डिस्ट्रिक्ट पर, महाजनपद मतलब हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट समझते हैं, तो किस पर किसका राज होता था भाई, राजा का होता था। कहीं कहीं पे समूह भी होता था और इस समूह में हर व्यक्ति को हम लोग राजा कहते हैं। ठीक है, और वज्जी संघ के एक वज्जी सबसे पहला जो आपका था, तो वज्जी हम लोग सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो है मगध के बारे में। ठीक है, लेकिन वज्जी के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो वज्जी संघ की जैसे कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजागण सामूहिक कब्जा करते थे, राजागण सामूहिक सब कब्जा कर रखते थे। ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे। ठीक है, यही ऐसे कई राज्य। अब देखिए, प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे किले से घेरा जाता था। यहाँ पर ये घर आ जाता था, नहीं ये घेरा जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे किले से घेरा जाता था। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत भाषा में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू कर दी। इनमें शासक अर्थात राजा तथा प्रजा दोनों के लिए नियमों का निर्धारण किया गया है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत भाषा में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू कर दी थी और इसी में राजा तथा प्रजा दोनों के लिए नियमों का जो है निर्धारण किया गया है। अब है जनपद। जनपद जो हम लोग बोलते थे अभी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, फिर बाद में ये महाजनपद बना तो उसको बोलते हैं राज्य। तो ऐसा भूमि का टुकड़ा या भूखंड जहां लोग अपना घर बनाते हैं उसे जनपद कहा जाता है। ठीक है, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो जनपद क्या हो गया, ऐसा भूमि का टुकड़ा भूखंड जहां लोग अपना घर बनाते हैं उसे जनपद कहा जाता है। जनपद का इस्तेमाल प्राकृत और संस्कृत भाषाओं में भी मिलता है। ठीक है, तो जनपद का जो ये है हम लोगों को प्राकृत और संस्कृत भाषाओं में मिलता है। संस्कृत तो हम लोग समझते हैं, प्राकृत भाषा मतलब क्या, ऐसा भाषा जो मतलब नेचुरली आया हो, मतलब नेचुरली लोग ऐसे ही बोलता हो, कोई मतलब कहीं से सीख के नहीं। प्राकृत हम लोग इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तब है अभिलेख। अभिलेख का मतलब समझ लेते हैं, बार बार ये वर्ड आएगा। तो अभिलेख को इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉर्ड। जैसे अभी हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो उसी तरीके से उस समय लिख करके रिकॉर्ड होता था, तो इसको बोलते हैं अभिलेख। ठीक है, अभिलेख धातु या मिट्टी के बने होते हैं जिसकी सतह पर खुदे हुए लकीरों या निशानों में कुछ लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये या तो धातु का यानी कि मेटल का या फिर मिट्टी का बना हुआ होगा और इसके सतह पर खुदा हुआ होगा। जैसे कि ये मिट्टी है तो यहाँ पर थोड़ा सा खुदा हुआ होगा। ठीक है, और लकीरों या निशानों में कुछ लिखे हुए होते हैं। अभिलेखों में राजा का विचार, धार्मिक संस्था में महिला और पुरुष द्वारा किए गए दान का ब्यौरा लिखा होता है। और अभिलेखों में क्या क्या होता है, एक तो राजाओं का विचार होता है और धार्मिक संस्था में महिला और पुरुषों द्वारा दिए गए ज्ञान का ब्यौरा लिखा होता है। एक एक पॉइंट को आपका क्लियर करते हैं, बस आप देखते हुए जाइए। ठीक है, और सभी को प्लीज ध्यान में रखकर जाइए। अब अभिलेख एक प्रकार का अस्थायी प्रमाण होते हैं। क्या होते हैं, अस्थायी। अस्थायी नहीं है, ये अस्थायी है। ठीक है, परमानेंट। तो अभिलेख एक प्रकार का अस्थायी प्रमाण होते हैं। बहुत से अभिलेखों में उसके निर्माण तिथि भी लिखी हुई होती है, जिस पर अगर निर्माण तिथि नहीं लिखी हुई होगी तो उस पर पुरालिपि यानी कि लेखन शैली के आधार पर स्पष्ट अनुमान लगाकर तिथि निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो बहुत से अभिलेख में जो है डेट वगैरह भी लिखा हुआ, जिस पर अगर ये चीज नहीं है तो वहां पर जो है एक अनुमान लगाकर तिथि निर्धारण किया जाता है। अब आगे बात करते हैं प्राकृत भाषा यानी कि नेचुरल लैंग्वेज। यह क्या होता है, वह भाषा जिसको अनपढ़ प्रजा मतलब जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो अनपढ़ प्रजा राजा आसानी से समझ लेते हैं, उसे प्राकृत भाषा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो वह भाषा जिसको अनपढ़ प्रजा तथा राजा आसानी से समझ लेते हैं उसे प्राकृत भाषा यानी कि नेचुरल लैंग्वेज बोलते हैं। प्राचीनतम अभिलेख ओल्डेस्ट रिकॉर्ड प्राकृतिक भाषाओं में लिखे जाते थे। ठीक है, और ये प्राकृतिक भाषा का प्रयोग कब किया गया था, तो जब ओल्डेस्ट रिकॉर्ड था, बहुत पुराना वाला रिकॉर्ड था, वो कैसे लिखे जाते थे, प्राकृतिक भाषाओं में, जिसको मतलब कि अनपढ़ वाला भाषा हो गई एक प्रकार का बोल सकते हैं। अब है मगध। वज्जी के बारे में लोग थोड़ा बहुत जाने। वज्जी बहुत छोटा सा इंपॉर्टेंट था, कभी पूछा भी नहीं गया इसके बारे में एग्जाम में, लेकिन अगर पूछ ले तो आपको ये पॉइंट को लिखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब हम लोग पढ़ेंगे मगध के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को देखिएगा। और सबसे ज्यादा आपका जो पूछा जाता है मगध के बारे में ही पूछा जाता है। मगध आधुनिक अभी बिहार। ठीक है, अभी कहां पर है, बिहार में है मगध। देखिए 16 महाजनपदों में प्रथम महाजनपद मगध 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। ठीक है, मगध जो है वो 16 महाजनपद में एक प्रथम महाजनपद था मगध, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया आपका मगध। ठीक है, मगध के शक्तिशाली बनने अथवा होने के कारण, यानी कि मगध जो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, वीवीआई इसको लिख दीजिए, मगध जो ये शक्तिशाली बना, तो इसका कारण क्या है, इसके पीछे की रीजन क्या है, इसको समझते हैं। देखिए खेती की उपज में अच्छी खासी बढ़ोतरी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई लोहे का जो है प्रयोग बहुत ज्यादा होने लगा, लोहे का खोज और ज्यादा होने लगा, विकास और ज्यादा होने लगा, जिससे कि खेती भी और ज्यादा होने लगा। और इससे क्या हो गया, खेती की उपज में अच्छी खासी बढ़ोतरी अथवा उपज का ज्यादा हो गया। उसके बाद जंगली क्षेत्रों में हाथी का उपलब्ध होना, और उसी समय जंगली क्षेत्रों में हाथी का भी उपलब्ध हो गया, जो कि सैनिकों के काम आते थे। उसको भी हम लोग देखेंगे कितना आपका हाथी सैनिक वगैरह था, इसको भी देखेंगे। लोहे की खदानों में प्रचुर मात्रा में लोहे की उपलब्धता, और लोहे की खदान में प्रचुर मात्रा में लोहे की उपलब्धता, जो कि अभी झारखंड में हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं झारखंड जो है पहले बिहार में आता था। और मगध में, जो कि 15 नवंबर 2000 में
बिहार से अलग हो गया, पृथक हो गया मतलब अलग हो गया। ठीक है, कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 में। इस चीज को ध्यान रखेंगे, झारखंड पहले बिहार के साथ था, लेकिन 15 नवंबर 2000 में ये अलग हो गया। तो लोहे की खदानों का प्रचुर मात्रा में लोहे की उपलब्धता, जिससे तरह तरह के हथियार और उपकरण बनाए जाते थे। ठीक है, फिर आगे देखिए, इसीलिए तो ये सब चीज हुआ था। फिर गंगा और इसके सहायक नदियों से आवागमन का आसान होना, क्योंकि यह रास्ता और सुलभ जो आसानी से मिले, अर्थात दुर्लभ का विलोम साबित हुआ। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं बिजनेस वगैरह कुछ भी होता है तो समुद्र के रास्ता जो है सबसे इजी होता है, और गंगा नदी जो था तो बहुत इजी था। तो गंगा और इसके सहायक नदी जो था उसके बीच में एक रास्ता हो गया, इससे लोगों को और सुविधा मिल गया। तो मगध जो है शक्तिशाली बनने का ये टोटल 5 कारण मैंने आपको बताया, 4 कारण मैंने आपको बताया। इसको आपको एग्जाम में लिखना है अगर मगध के बारे में पूछ दे तो। अब आगे वाला पॉइंट देखिए, आरंभिक जैन तथा बौद्ध लेखकों के अनुसार काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जैन और बौद्ध लेखकों के अनुसार यहीं पे हम लोग देखने वाले हैं। हम लोगों ने अभी समझा कि भाई जो है किस तरीके से मगध जो है वो शक्तिशाली बन गया अपने मतलब कि सभी महाजनपदों में। ठीक है, अब हम लोग इसी को देखेंगे आरंभिक जैन तथा बौद्ध लेखकों के अनुसार कि ये कैसे बना शक्तिशाली। तो देखिए, मगध का शक्तिशाली बनने का कारण विभिन्न शासकों यानी कि राजाओं की नीति है। ठीक है, राजा जो थे उसकी नीति है, पॉलिसी है। जैन और बौद्ध के अनुसार अजातशत्रु क्या नाम है, अजातशत्रु महापद्मनन लिखा हुआ है। तो अजातशत्रु महापद्मनन जैसे प्रसिद्ध राजा बहुत ही महत्वाकांक्षी यानी कि एम्बिशियस राजा थे। मतलब ये ऐसे राजा थे जो कि एक प्रकार का प्रजा के लिए सिर्फ काम करते थे, अपने मतलब कि राज्य के लिए सब कुछ करते थे, महाजनपद के लिए सब कुछ करते थे। ठीक है, तो विभिन्न शासकों की नीति है। जैन और बौद्ध के अनुसार अजातशत्रु महापद्मानंद नाम है, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। जैसे प्रसिद्ध राजा बहुत ही एम्बिशियस यानी कि महत्वाकांक्षी राजा थे। शुरुआत में राजगह यानी कि राजगीर मगध की राजधानी थी। ये भी ऑब्जेक्टिव में आपका एमसीक्यू में पूछा गया है। शुरुआत में राजगह यानी कि राजगीर वो मगध की राजधानी था। फिर बाद में राजगह का मतलब होता है राजाओं का घर। आगे चलकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बना दिया गया। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन जैसे भी पूछेगा आपको आंसर वैसे देना है। शुरुआत में जो है राजगह, जिसको हम लोग बोलते हैं राजगीर, वो मगध की राजधानी थी। ठीक है, राजगह का मतलब क्या होता है भाई? राजाओं का घर। राजाओं का घर मतलब राजगह। ठीक है, तो शुरू में कौन था राजधानी आपका? वो था राजगीर। फिर बाद में आगे चलकर कौन बन गया? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में वो बन गया आपका पाटलिपुत्र। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आपका था यहाँ पर राजगीर। इस पॉइंट को ध्यान में रखिए। ठीक है, पाटलिपुत्र जो है बाद में बना था 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अब देखिए प्रारंभिक और आरंभिक साम्राज्य, एक प्रारंभिक या फिर आरंभिक साम्राज्य तो देखते हैं। मौर्य साम्राज्य अस्तित्व में आया, इधर मगध की भी विकास हो रहा था। ठीक है, एक मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि 321 ईसा पूर्व मौर्य वंश का संस्थापक यानी कि फाउंडर है, इसी ने मौर्य साम्राज्य को लेके आया था। मौर्य साम्राज्य के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक प्रारंभिक और आरंभिक साम्राज्य, इधर मौर्य साम्राज्य भी अस्तित्व में आया और उधर जो है मगध का भी विकास हो रहा था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि 321 ईसा पूर्व मौर्य वंश का संस्थापक थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का शासन क्षेत्र पश्चिमोत्तर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक था। मौर्य साम्राज्य आपका उल्टा तरफ था, अफगानिस्तान बलूचिस्तान पाकिस्तान की तरफ। अभी जिधर पाकिस्तान है उस समय तो पाकिस्तान वगैरह नहीं था। और इधर आपका मगध जो है बिहार की तरफ जो है आपका मगध साम्राज्य था। कलिंग पर विजय अशोक ने पाई थी, और ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया भाई कलिंग पर विजय किसने पाई थी? तो अशोक ने पाई थी। और कलिंग जो है वो अभी आधुनिक उड़ीसा में है। कहां पर है? आधुनिक उड़ीसा में। एक एक पॉइंट को आपको क्लियर कर रहे हैं, उम्मीद करता आपको मजा आ रहा होगा। ये सभी पॉइंट को आपको नोट करते हुए जाना। ठीक है, अब बात करते हैं लिपि। अशोक के ज्यादातर अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड जो है वो प्राकृतिक भाषा में यानी कि जन सामान्य में लिखा हुआ। प्राकृतिक भाषा मतलब अनपढ़ वाली भाषा। तो लिपि जो है अशोक का ज्यादातर अभिलेख जो है रिकॉर्ड जो है वो प्राकृतिक भाषा में लिखा हुआ। पश्चिमोत्तर से प्राप्त अभिलेख अरामीक यूनानी भाषा में पाए गए। और पश्चिमोत्तर से प्राप्त जो अभिलेख रिकॉर्ड है वो कौन सी भाषा में? अरामीक यानी कि यूनानी भाषा में पाए गए। ज्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषाओं में ब्राह्मी में लिपि में लिखे हुए थे, और ज्यादातर अभिलेख जो है वो प्राकृतिक भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। यूनानी और अरामीक लिपियों का इस्तेमाल अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया था, और यूनानी और अरामीक लिपियों का जो इस्तेमाल है वो अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों यानी कि रिकॉर्ड में किया हुआ था। ठीक है, तो लिपि का कुछ इस प्रकार का ये है। अब ये समझते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में भाई संस्थापक कौन था? भाई चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ये किधर था? कलिंग पर जो विजय किसने पाई थी? वो अशोक ने पाई थी। ठीक है, और कलिंग जो है वो आधुनिक अभी उड़ीसा में है। उड़ीसा बिहार वगैरह सब उस समय एक ही जगह था ना सब। तो इधर जो है आपका ये धमाल मचा रहा था कौन? अशोक। और उधर जो है आपका मौर्य वंश यानी कि आपका जो है चंद्रगुप्त मौर्य जी उधर धमाल मचा रहे थे। अब देखिए मौर्य वंश के बारे में। मौर्य साम्राज्य के इतिहास के निर्माण करने के लिए इतिहासकारों ने अलग अलग प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल किया। यानी कि मौर्य साम्राज्य का इतिहास का बारे में जानने के लिए इतिहासकार जो थे वो अलग अलग चीजों का, अलग अलग प्रकार के सोर्स का इस्तेमाल किया, यूज किया। जैसे कि मूर्ति कला का अध्ययन। मूर्ति, क्योंकि अधिक जानकारी जो हम लोगों को मूर्ति से ही मिली है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी और इसके बारे में भी। तो जैसे कि मूर्ति कला का अध्ययन। और मौर्य वंश के दरबार यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आए थे। यानी कि मौर्य मूर्ति कला का अध्ययन और मौर्य वंश के जो दरबार यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आए थे, तथा उनके द्वारा यानी कि मेगास्थनीज के द्वारा
किया गया विवरण का भी अध्ययन इतिहासकारों ने किया, जिससे मौर्य वंश के बारे में काफी जानकारी हासिल हुआ, प्राप्त हुआ। मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मुख्य स्रोत था अर्थशास्त्र भी है। इसमें अनुमान लगाया जाता है कि इस अर्थशास्त्र के कुछ भागों की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने भी की थी, जो कि चंद्रगुप्त के मिनिस्टर थे। ठीक है, तो एक पॉइंट और याद आ गया भाई, चंद्रगुप्त के मिनिस्टर का नाम था कौटिल्य चाणक्य। ठीक है, और इन्हीं अर्थशास्त्र के मतलब कि अर्थशास्त्र में भी इसके बारे में, यानी मौर्य वंश के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। ठीक है, अब देखिए मौर्य वंश के बारे में जानकारी परवर्ती जैन, बौद्ध तथा पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। और मौर्य वंश के बारे में जानकारी जो है वो हम लोगों को परवर्ती जैन, बौद्ध तथा पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। पौराणिक ग्रंथ मतलब पुरानी ग्रंथ। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अशोक ही था वो पहला सम्राट जो कि अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश जो है वो प्राकृतिक पत्थरों में और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। ठीक है, अब है अशोक का धम्म। अशोक का धम्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में पूछा भी गया एग्जाम में, इसलिए इस पॉइंट को भी ध्यान से देखेंगे। आप लोग बोलेंगे कि सर सभी पॉइंट तो इंपॉर्टेंट ही, जी हाँ, सभी पॉइंट लगभग इंपॉर्टेंट है, वही आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक जो है, धम्म एक प्रकार का धर्म समझ सकते हैं, धम्म को आप धर्म ही बोलिए, लेकिन अशोक का वर्ड में जो है इसको धम्म कहा जाता है। ठीक है, और समझेंगे धम्म क्या होता है, इसको भी समझेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि भाई अशोक का धम्म किसे कहते हैं। तो देखिए, अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक के धम्म के अनुसार बड़े के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्रह्मों के प्रति उदारता अर्थात सहानुभूति, सेवकों और दासों के साथ अच्छा व्यवहार, साथ ही साथ दूसरों के धर्म का सम्मान करना, यानी कि दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। धर्म के प्रचार करने के लिए धम्म महापात्र की नियुक्ति की, और ये धर्म का प्रचार करने के लिए ही धम्म महापात्र की नियुक्ति की थी। ठीक है, तो अशोक का धर्म किस प्रकार का भाई, बड़े, हम लोग जैसे कि अभी अच्छी बातें हैं ये ना, बड़े के प्रति आदर करना, सन्यासी हो गया, ब्राह्मण हो गया, जैसे कि सन्यासी ब्राह्मण बोल सकते हैं, अलग धर्म में मौलवी पंडित वगैरह ये सब भी जो भी है, इन लोगों का आदर वगैरह करना। ठीक है, यानी कि सहानुभूति दिखाना। और सेवक जो होते हैं, सर्विसमैन होते हैं, दास होते हैं, जिसको अभी नौकर नहीं मजदूर वगैरह बोल सकते हैं, तो इन लोगों को साथ व्यवहार अच्छा रखना, साथ ही साथ दूसरों के धर्म यानी कि दूसरों के धर्म का जो है सम्मान करना, ये था अशोक का धर्म। ठीक है, जो कि हम लोगों को अभी भी सीखना चाहिए। और अशोक का धर्म किसे कहते हैं, तो धर्म है साधुता, धर्म है साधुता मतलब बहुत से अच्छे कल्याणकारी कार्य करना, कोई पाप ना करना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान तथा सुचिता धर्म है। धर्म है प्राणियों का वध ना करना, किसी भी प्रकार की जीव हिंसा ना करना, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, यही आपका अशोक का धर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है भाई, अच्छी बातें लिखना है बस, और क्या, बहुत इजी चीज है। अब देखते हैं साम्राज्य का प्रशासन। साम्राज्य का प्रशासनीय व्यवस्था के बारे में अशोक के अभिलेखों में विस्तारित रूप से किया गया है। साम्राज्य शासक के तहत तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे। ठीक है, तो साम्राज्य का जो प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा जो है वो अशोक का अभिलेख में विस्तारित रूप से बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। और साम्राज्य प्रशासन के तहत यानी कि उसी के तहत तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग थे। और स्वर्ण यानी कि सोने का पहाड़, स्वर्णगिरी यानी कि सोने का पहाड़, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। ये कहां पर है, कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी था। ठीक है, तो स्वर्णगिरी जो कि सोने का पहाड़, वो कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी था। मौर्य साम्राज्य के शासन के प्रमुख पांच राजनीतिक केंद्र, यानी कि मौर्य साम्राज्य जो था उसके शासन के प्रमुख 5 राजनीतिक केंद्र। तो सबसे पहला था पाटलिपुत्र, ये था आपका मगध की राजधानी। ठीक है, राजनीतिक केंद्र ये पाटलिपुत्र ये किसका था, मगध की राजधानी था। ठीक है, और शुरू में कौन था भाई, राजगीर था, 6ठी शताब्दी में और 4ठी शताब्दी में पाटलिपुत्र। उसके बाद प्रांतीय केंद्र जो कि तक्षशिला, हाल में अभी पाकिस्तान में चला गया है तक्षशिला। ठीक है, प्रांतीय केंद्र। उसके बाद तीसरा है आपका स्वर्णगिरी, चौथा है आपका तोसली और पांचवा है आपका उज्जैनी। ठीक है, तो यही है आपका मौर्य साम्राज्य का शासन के प्रमुख 5 राजनीतिक केंद्र। शासन के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र आपका यही है, इसको भी पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। अब मौर्य साम्राज्य को सुचारू ढंग से चलाने के लिए भूमि और नदियों के मार्ग आवागमन के लिए काफी आवश्यक था। और मौर्य साम्राज्य को अच्छे से चलाने के लिए भूमि यानी कि जमीन और नदियों के बीच रास्ता होना यह बहुत अनिवार्य था, बहुत आवश्यक था। अब मेगास्थनीज ने सैनिकों गतिविधियों को संचालन करने के लिए कौन कौन सा नीति अपनाया, इसको थोड़ा देखते हैं, क्योंकि मेगास्थनीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था इसमें। ठीक है, सैनिकों की गतिविधियों के संचालन करने हेतु कौन कौन से काम किए थे, तो एक समिति होता था और 6 उपसमिति का वर्णन किया गया है। एक समिति और 6 उपसमिति, इनमें से एक का काम होता था नौसेना का संचालन करना। पहला का काम क्या होता था, नौसेना का संचालन करना। दूसरा का काम होता था यातायात और खान पान का व्यवस्था यानी कि संचालन करना। तीसरा का काम होता था पैदल सैनिकों का संचालन करना। चौथा का काम होता था अश्वारोहियों का तथा
पांचवा का काम होता था हथियारों का संचालन करना। अतः इसी प्रकार समिति और उप समितियों में काम का क्षेत्र बटा हुआ था। तो आप समझ गए भाई किस तरीके से जो है काम होता था। मेगास्थनीज ने सैनिक और गतिविधियों को संचालन करने हेतु किस तरीके से काम किए। अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य जो है वो कितना खास था, कितना महत्वपूर्ण था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य आखिर कितना महत्वपूर्ण है इसी में तो मजा आएगा। देखिए, जब इतिहासकारों ने 19वीं सदी में इतिहास लिखना शुरू किया, 19वीं सदी का मतलब 1800 से, ठीक है। सदी जो है वो हमेशा आगे होता है। जैसे अभी 2000 चल रहा है, 2021 22 जो भी मतलब अभी तो 21 चल रहा है, तो जो भी चल रहा है तो आपको जो है 22वीं सदी मतलब 21वीं सदी बोलना पड़ेगा, क्योंकि 2000 चल रहा है। वहीं पे अगर 2100 चलेगा, 2101 2102 2103, तो यहाँ पर हम लोग 22वीं सदी बोलेंगे, क्योंकि ये सदी जो है वो 100 साल बराबर होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं दशक बोलते हैं, तो दशक का मतलब क्या होता है 10 साल। यानी कि अगर बोलेंगे 7वीं दशक, तो 7वीं दशक का मतलब हो गया 70, यानी कि 70 से नीचे ही होगा, 60 से ऊपर होगा, यानी कि 60 से लेकर के 70 के बीच ही होगा, तो इसको बोलेंगे 70 के दशक। वहीं पे अगर होगा आपका 90 से अगर होगा 80 से 90 के बीच, तो इसको बोलेंगे हम लोग 90 के दशक, ठीक है। तो ये दशक होता है 10 साल का, सदी होता है 100 साल का। देखिए, जब इतिहासकारों ने 19वीं सदी में इतिहास लिखना शुरू किया, तो इतिहास का जो प्रमुख कालखंड है वो मौर्य साम्राज्य को माना गया। किसको माना गया भाई? मौर्य साम्राज्य को कालखंड माना गया। इस समय भारत ब्रिटेन के अधीन था, अर्थात औपनिवेशिक था। और औपनिवेशिक का मीनिंग मैं बार बार आपको बता चुका हूं भाई, कि भारत जो है उस समय अंग्रेज का गुलाम था। अंग्रेज यहाँ का राज करता था, इसी को हम लोग औपनिवेशिक बोलते हैं, ठीक है। तो औपनिवेशिक देश कौन था? भारत था। तो भारत जो है ब्रिटेन के अधीन यानी कि औपनिवेशिक देश था। इतिहासकारों को आभास हुआ कि अशोक जो है वो बहुत शक्तिशाली शासक है। इतिहासकारों को यानी कि जो इन लोगों के बारे में पढ़ रहा था, तो उसको ये आभास हुआ, फील हुआ कि अशोक जो है बहुत शक्तिशाली शासक है। 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना और इसके लिए किए गए कर्म से सीख लेने की चेष्टा की। और 20वीं सदी के जो राष्ट्रवादी नेता थे, वो लोग जो अशोक को एक प्रकार का इंस्पिरेशन माने, प्रेरणा का स्रोत माना, सोर्स माना, और इसके लिए किए गए कर्म से उन लोगों ने सीख लेने का प्रयास किया, चेष्टा किया, ठीक है, चेष्टा की। उसके बाद मौर्य साम्राज्य 100 साल तक ही चल पाया। यह उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया, और मौर्य साम्राज्य जो है वो मात्र 100 साल तक ही चल पाया, और यह उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया। यहां तक कि साम्राज्य की सीमा के अंदर भी अशोक का नियंत्रण अथवा पकड़ एक समान नहीं था, और यह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में 100 साल तक ही चल पाया भाई, और यह उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया। यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंदर भी अशोक नियंत्रण अथवा पकड़ एक समान नहीं था, और यह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। और यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। यूनानी स्रोत के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। तो समझ रहे किस प्रकार का था। लेकिन ये लोग भी ज्यादा नहीं चल पाए थे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस किया, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं दक्षिण के सरदार और राजा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी ध्यान से समझिए। देखिए, यहाँ पर आपको दोनों पॉइंट को ध्यान रखना होगा, क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे, मुझे पता है, ठीक है। देखिए क्या पॉइंट है, इसको समझते हैं। यहाँ पर एक चीज आप ये ध्यान दीजिए सबसे पहले, कि मौर्य साम्राज्य है वो 100 साल तक चला था। ये मौर्य साम्राज्य है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य चलाते थे, और वहीं पे जो है साम्राज्य यानी कि यहाँ तक के सीमा के अंदर अशोक नियंत्रण, यानी कि अशोक जो कि मगध वाला था, ये भी इसका भी जो नियंत्रण है वो एक समान नहीं था, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट को आप लोग समझिएगा। अब यूनानी स्रोतों के अनुसार जो है भाई 6 लाख पैदल सैनिक था, 30,000 घुड़सवार था और 9,000 हाथी था। अब दक्षिण के सरदार और राजा, इस पॉइंट को थोड़ा समझते हैं। उपमहाद्वीप के दक्षिण में अर्थात दक्कन, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के हिस्से में, ठीक है, दक्षिण भारत जिसको हम लोग बोलते हैं साउथ इंडिया, साउथ इंडियन मूवी जो देखते हैं हम लोग, तो उपमहाद्वीप के दक्षिण में अर्थात दक्कन, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के हिस्से में चोल, चेर और पांडेव जैसी सरदारों का उदय हुआ, और यह बहुत बड़ी, बहुत ही शक्तिशाली और अस्थायी हुए। अस्थायी मतलब परमानेंट एक प्रकार का बोल सकते हैं, टेम्पररी मतलब अस्थायी, अस्थायी मतलब एक प्रकार का अस्थायी राजा बना दक्षिण के सरदार, ठीक है, साउथ इंडिया के सरदार। अब सरदार क्या होता है भाई? तो ऐसा व्यक्ति जिसका पद जो है वो वंशानुगत होने के साथ साथ उससे उसके खानदान वाले भी समर्थन करता हो, उसे सरदार कहते हैं, ठीक है। तो सरदार जो है, एक तो पहले हम लोग जानते हैं भाई, जो सरदार बनता था तो वो किसी वंश से ही आता था, ऐसा नहीं कि कोई भी बन जाए, जो जिस खानदान से, यानी कि राजशाही, तानाशाही जो बोलिएगा, ठीक है, तो वो उस प्रकार होता था। लेकिन इसमें एक और चीज था कि इसको परिवार वाला भी समर्थन देना चाहिए, उसी को सरदार बोलते हैं। सरदार के मुख्य कार्य है क्या क्या, उसको थोड़ा समझते हैं, क्योंकि पूछा भी गया है सरदार के मुख्य कार्य। तो सबसे पहला है युद्ध के समय अगुवाई करना। एक सरदार का काम होता है युद्ध के समय अगुवाई करना, विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता करना, और जो
जो विवाद वगैरह उत्पन्न हो तो उसके सुलझाने में मदद करना, मध्यस्थता करना, उस दोनों को बराबर ये करना, और अपने अधीन लोगों से भेंट लेना यानी कि टैक्स लेना। ठीक है, अपने अधीन जो उसके लोग हैं, उसके जो प्रजा है उससे भेंट लेना, और अपने समर्थकों में भेंट का वितरण करना, और जो उसके समर्थक वगैरह है वो भेंट यानी कि टैक्स का वितरण करना। तो ये सरदार के कुछ मुख्य कार्य हो गए। और प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में ऐसा कविताएं लिखी गई है जिसमें सरदारों के बारे में बताया गया है। कहां पर? तमिल संगम ग्रंथों में ऐसी कविता लिखी गई है, क्योंकि ये सभी चीज जो है तमिल में ही हुआ था, तमिल में ये सरदार वगैरह चलता था। ठीक है, हमने आपको बताया भी कहां पर भाई, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल के हिस्सों में। ठीक है, इन जगह पर जो है दक्षिण के सरदार यानी कि सरदार वगैरह, राजा वगैरह चलता था। तो इन लोगों की जो जानकारी है वो हम लोगों को कविताएं से मिली। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग दैविक राजा के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी बन चुकी है, तो इसको हम लोग पार्ट 1 रहने देते हैं, और पार्ट 2 में आपका ये चैप्टर मुझे लगता है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पार्ट 2 भी जरूर देखिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों पार्ट 1 में आपको काफी मजा आया होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े थे? राजा, किसान और नगर। अब इसी का जो क्वेश्चन आंसर है वो ऑलरेडी डाला हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। तो हो सके अगर आप लोग देखना चाहते हैं, भी इच्छुक हैं, अगर सॉल्व हो जाए तो आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख लीजिए। चैप्टर 1 को नहीं देखे तो जाइए प्लेलिस्ट पे, वहां से चैप्टर 1 को देख लीजिए, या फिर सर्च करके बाय तनु क्लासेस लिख दीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, YouTube में चैप्टर 1 को देख लीजिएगा। और क्वेश्चन आंसर जो है इसका नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, सब्जेक्टिव का भी यानी कि लघु और दीर्घ का भी, और ऑब्जेक्टिव का भी, एमसीक्यू का भी। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू का भी क्वेश्चन का जो है लिंक आपको मिल जाएगा, वीडियो का लिंक। ठीक है, आप लोग जाके देख लीजिए। पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला, हो सकता है कल ही आ जाए, तो पार्ट 2 का भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में। आप लोग पढ़ाई करते रहिए और नोट वगैरह बनाते रहिए, सब कुछ लिखना जरूरी नहीं है। जो चीज आप दिमाग में रख सकते हैं अच्छी बात है, जो चीज को आप दिमाग में नहीं रख सकते हैं, जैसे कि डेट वगैरह अक्सर आदमी नहीं रख पाता है, तो उसको प्लीज आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।